खुशामदीद। रात के 9:30 बज गए हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम अब तक में अहम तरीन मौज़ूआत की तरफ जाने से कबल जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन के मामले पर सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उस कमेटी की मुकर्ररा मुद्दत पूरी हो गई है जिस कमेटी को ये जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला की सरकार ने तफवीज़ की थी कि वो यूनियन टेरिटरी के अंदर आइंदा की हिकमत अमली रिजर्वेशन के हवाले से हुकूमत की क्या है, इस पर एक रोड मैप तैयार करे, रास्ता निकालने की कोशिश करे। और रिजर्वेशन के हवाले से आज जब 6 माह उस कमेटी को मुकम्मल हो गए, 10 दिसंबर 2024 के बाद अब तक की जो जिम्मेदारी थी, इन 6 महीनों के मुकम्मल होने के साथ ही हुकूमत का एक बयान भी सामने आया। आज हुकूमत की जानिब से इस पर वजाहत की गई और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर ली है, मुकम्मल हो चुकी है। मुकर्ररा मुद्दत के अंदर कमेटी ने रिपोर्ट का मसवदा या जो रिपोर्ट थी वो तैयार कर ली है, लेकिन अब काम ये होगा कि आइंदा दिनों में यूनियन टेरिटरी के अंदर उमर अब्दुल्ला सरकार की काबीना की मीटिंग होगी। उस काबीना के इजलास में आइंदा की हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। यहाँ से आगे काम कैसे होगा, इस पर बाज़ाब्ता तौर पर फैसला लिया जा सकता है, हतमी फैसला होगा। और आज जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना इतू की जानिब से अहम ऐलान करते हुए कहा गया कि रिजर्वेशन के मामले पर कायम करदा काबीना सब कमेटी ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। 6 माह की मुकर्ररा मुद्दत के अंदर कमेटी ने रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी है और वज़ीर तालीम सकीना इतू ने एक्स पर इस पोस्ट के जरिए आज इसकी तस्दीक भी की है। रिपोर्ट अगली काबीना मीटिंग में जब पेश की जाएगी तो उससे पहले बहुत सारे सवालात मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, मुबस्सरीन की जानिब से पूछे गए। ज़रा इस पर और भी बात करेंगे। और ये तनाज़ा आप सब जानते हैं 2023 में जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट में तरमीम के बाद उभरा, जिसमें पहाड़ी, कोली और गड्ढा ब्राह्मण बरादियों को स्केड्यूल्ड ट्राइब या एसटी का दर्जा दिया गया और हुकूमत ने इसे तारीखी कदम करार दिया था। लेकिन तलबा, उम्मीदवारों और मुखालिफ जमातों ने सख्त एहतजाज किया। उसके बाद उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने MP आगा सईदुल्लाह मेहदी की क़यादत में जब हज़ारों तलबा सड़कों पर उतरे, एहतजाज श्रीनगर के अंदर हुआ, उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर धरना दिया गया, तो मेरिट को मारने और मुस्तहिक उम्मीदवारों को नज़रअंदाज करने के जब इल्ज़ामात लगे, तो उसके बाद हुकूमत, जिसने इंतखाबी मंशूर में भी वादा किया था, उसके मुताबिक काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। कमेटी तश्कील दी, काम को ज़रा और आगे बढ़ाया और इस तरीके से एक कमेटी तश्कील दी गई। उस कमेटी ने अपना काम आहिस्ता आहिस्ता से ही पूरा करना शुरू कर दिया है। आज जब 6 माह मुकम्मल हुए तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आया है और MLA वहीद पर्रा भी, ज़ोहेब यूसुफ मीर थे, पार्टी के दीगर कई लोग थे, सजाद गनी लोन की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आया, जिन्होंने ये पूछा कि यहाँ से आगे क्या, जब मुकर्ररा मुद्दत या ये वक्त पूरा हो गया है तो हुकूमत इतनी ताख़ीर से फ़ैसला क्यों ले रही है या किसी नतीजे पर पहुँचने से हुकूमत की जानिब से इतना वक्त क्यों लिया जा रहा है। इस पर ज़रा मज़ीद बात करेंगे, दोनों तरफ का मौक़िफ़ लेंगे। मेरे साथ 2 ख़ास मेहमान इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान नबी डार साहब हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला हैं, बहुत शुक्रिया, खुशामदीद प्रोग्राम अब तक मैं आपको कहूँगा। मेरे साथ ज़ोहेब यूसुफ मीर भी ज्वाइन किए हैं, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बराह रास्त ज्वाइन करने के लिए। शुरुआत में ज़रा इमरान नबी डार साहब आप ही से, 6 महीने मुकम्मल हुए और उससे पहले ही हुकूमत की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर साफ़ कर दिया गया कि कमेटी का काम कहाँ तक पहुँचा है, लेकिन एक सवाल ये पूछा गया और जब बार बार पूछा जा रहा बहुत सारे मुबस्सरीन की तरफ से और इंक्लूडिंग अपोजिशन की तरफ से कि टाइम फ्रेम पूरा होने पर ही जवाब क्यों। इससे पहले भी बार बार पूछा जाता रहा कि कमेटी ने अपना काम कहां तक पहुंचाया। एक तो ये कि हुकूमत की वाज़ेह हिकमत अमली जो है क्या उसके मुताबिक काम हो रहा है, और दूसरा थोड़ा ताख़ीर नहीं हुई कहीं पर इस जवाब के आने में। देखिए, सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ये कमेटी किस आंसरेबल किस चीज़ में, अकाउंटेबल कहाँ पर। दिस कमेटी इज आंसरेबल टू द कैबिनेट। और ये जो रिपोर्ट आई है आज, ये जो स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम सकीना जी ने दिया था 6 महीने का, और विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम इस रिपोर्ट को कंपाइल किया गया है। इतने सारे जो डिस्कशंस हुए हैं, स्टेक होल्डर से बात हुई है जिनके इश्यूज थे। तो अब मुझे लगता है मैं आपके जरिए से लोगों को बताना चाहता हूं कि एक जो फॉल्स और फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, आप उसमें ना आए। जो हक की बात होगी वो उस रिपोर्ट में हुई है, और जो रिकमेंडेशन है इस कमेटी की, वो कैबिनेट में जाएगी और कैबिनेट डिसाइड करे। कैबिनेट फिर लोगों के सामने जो एक नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है हर किसी
जो कमेटी हर किसी रिपोर्ट का जो एक नॉर्मल सिस्टम होता है किस तरीके से उसको पब्लिक करना है, द जी। गवर्नमेंट इज फॉलोइंग ए नॉर्मल प्रोटोकॉल। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस नॉर्मल प्रोटोकॉल से बाहर निकल के क्या आप करना चाहते हैं। बार बार ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि आप जो है एक एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल को तोड़ तोड़ दे, एक जो एक सिस्टम बना है पिछले कई सालों से उसको तोड़ना चाहते हैं। एनआरकी जो खासकर पीडीपी प्रपोज कर रही है कि एनआरकी हो, कैंगारू कोर्ट हो, ऐसा नहीं चलता है। हम एक डिफाइंड सिस्टम में रहते हैं, हम एक डिफाइंड सिस्टम को फॉलो करते हैं, और ये गवर्नमेंट भी उसी तरीके से चलेगी, न कि आपके विम्स और फैंसीज से। तो कब तक तकरीबन एक्सपेक्ट करें यहाँ से आगे? आप सिर्फ इस बात का इंतजार करें जो एक देखिए लकीर आज खींची गई कि काबीना का इजलास होगा उसी दिन हतमी फैसला होगा। बिल्कुल ये रिपोर्ट देखिए, मैं आई एम नॉट प्राइवी टू द कैबिनेट डिसीजन, ये आपको हम्म। समझना पड़ेगा। ये डिसीजन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का है, एंड लेट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टेक हिज कॉल, एंड ही विल कॉल अ मीटिंग इन इन कमिंग डेज, और जो रिपोर्ट होगी वो सामने होगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इस पे भी सियासत करने का क्या मकसद है। आप पहले वेट करिए, भरोसा रखिए, और जो खदशात जाहिर किए थे डिफरेंट ग्रुप्स ने, हर किसी ने अपनी अपनी बात रखी है, तो इंशाल्लाह जो बातें होंगी वो सामने आएंगी। आप रिपोर्ट देखेंगे, अगर उस पे किसी को एतराज होगा तो उस टाइम पे बोलिए, लेकिन इमरान नबी एक डार साहब, एस्टैब्लिश जिन जिन प्रोटोकॉल लोगों को को शक व शुबहात थे, जो एतराज़ात थे, क्या तमाम लोगों के साथ मुशावरत हुई है हुकूमत की जानिब से? अब तक जो पेशरफ्त हुई है इसमें सब स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश हुई? बिल्कुल हर किसी, जितने भी, चाहे ओपन मेरिट के रिप्रेजेंटेटिव्स हो, चाहे जो शेड्यूल ट्राइब हो, या बाकी रिजर्वेशन जो हक रखते हैं, हर किसी ने इस कमेटी सब कमेटी के साथ बात की, अपनी अपने अपने इश्यूज उनके सामने रखे। और क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, आई एम नॉट प्राइवी टू द रिपोर्ट, तो जो रिपोर्ट बनी होगी उन्होंने उन सब इश्यूज को कंपाइल करके उस रिपोर्ट में डाला होगा। और तो मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ, और जो आपके व्यूअर्स हैं, कि कुछ दिनों का सब्र रखिए, और इंशाल्लाह आगे कुछ दिनों के बाद ये रिपोर्ट पब्लिक होगी। अगर किसी को लगता होगा कि उस रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे हम उस इशू को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी इस चीज का बवाल बनाना कि आप रिपोर्ट पहले जैसे आपने एक कैंगारू कोड बना के रखा है कि आप जी सड़क पे रिपोर्ट को रखें, ऐसा नहीं चलता है। एक नॉर्मल सिस्टम होता है गवर्नमेंट का काम करने का, उसी सिस्टम में ये हुकूमत चलेगी। ठीक है, जोहिब यूसुफ मीर साहब, जिस तरफ इशारा इमरान नबी डार साहब भी कर रहे हैं कि एक दायरा होता है, उस दायरे से बाहर कोई भी नहीं जा सकता, उसका थोड़ा सा इंतज़ार भी करना होगा। अब एक लाइन भी ड्रॉ की गई कि जब तक चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से कैबिनेट ना बुलाई जाए तो तब तक इंतज़ार थोड़ा सा और करना होगा। ये 10 दिन का भी हो सकता है, 1 हफ्ते का भी हो सकता है। शक व शुबहात क्यों, जब ये क्लैरिटी की ऑलरेडी कर दी गई है फिर से कि 6 महीने के अंदर कमेटी ने अपना काम कंप्लीट कर लिया? और क्या कैबिनेट मिनिस्टर भी, सकीना इतू साहिबा जब कंफर्म कर रही हैं आज एक पोस्ट के ज़रिए, बाद में उनका एक बयान भी सामने आया, तो फिर भी क्या उनकी बात ना मानी जाए? डाउट्स कहाँ पर है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं सकीना युत्तू साहिबा को कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अब जो नेक्स्ट काबीना की मीटिंग होगी उसमें रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। आई होप कि वही रिपोर्ट उसी दिन पब्लिक भी की जाएगी, और एट द सेम टाइम हमें पता चलेगा कि वो रिजर्वेशन का जो मसला है वो किस तरीके से एड्रेस किया है इस गवर्नमेंट ने। बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ द डे राइट नाउ, ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, इन्होंने, इमरान नबी डार साहब ने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने ये सारा ना एक हिसाब से पार्टी की लड़ाई के बारे में बात करती, एनआरकी फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करके। लेकिन बट आई वांट टू टेल हिम, और रादर आस्क हिम अ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द रेकमेंड, ऑन द बेसिस ऑफ, एक हिसाब से ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल इन ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अफेक्टेड बाय इट। मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये सारी जो बातें हैं रिजर्वेशन की, ये जो आस रिजर्वेशन के मसले को हम ठीक करेंगे, ये आपने स्टूडेंट्स के दिल में जगाई जब आपने इसको अपने मैनिफेस्टो में लिखा। दूसरी चीज,
जब आप एनआरकी की बात करते हैं कि पीडीपी एनआरकी फैला रहा है, फलाना एनआरकी फैला रहे हैं, सड़क पे इसका फैसला नहीं हो सकता, तो क्या ये कह रहे हैं कि जब रूहुल्लाह साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब के घर के बाहर एहतिजाज किया था जिसका पीडीपी ने साथ दिया था, क्या वो एनआरकी थी? इज देयर एमपी, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस एमपी in from Srinagar, is he an anarchist? I am asking this question to Imran Naveed Dar साहब. Thirdly, अगर आप पिछले 6 महीने हो चुके हैं, उस दिन आपने कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर आप कर लेंगे, पहले तो आपको इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, आपको अपने ही एनार्किस्ट, नॉट माय वर्ड्स, हिज वर्ड्स, एनार्किस्ट एमपी ने बोला कि आप जी रिजर्वेशन के बारे में बात कीजिए, और फिर उसके बाद बहुत सारे लोग जमा हो गए, फिर उसके बाद हमने उस चीज का साथ दिया, उसके बाद आपका एक प्रेशर बना और उसके बाद आपने ये रिजर्वेशन की कमेटी बनाई। ठीक है, अब आप इस 6 महीने आप बिल्कुल इसके बारे में आपने कोई भी बात नहीं की, इवन दो ट्विटर पे, लेफ्ट राइट, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, आपके जरिए भी, आपके सहाफियों के जरिए हमने रिजर्वेशन की बात की, स्टूडेंट्स ने रिजर्वेशन की बात की, आपने कभी भी उसके बारे में बात नहीं की। आज भी कुछ 2-3 दिन से जब फिर से स्टूडेंट एजिटेट करने लगे, तभी आपने कहा आपको तो यू शुड बी प्रोएक्टिव इन ऑल ऑफ दिस, आपको तो सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था इस चीज का, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। और तीसरी बात, जब आप एनआरकी की बात कर ही रहे हैं, तो अभी जब रूहुल्लाह साहब हर जगह पे इसी चीज का एक हिसाब से वर्णन करते हैं और बात करते हैं इसके बारे में कि रिजर्वेशन के बारे में कुछ नहीं हुआ, 370 के बारे में कुछ नहीं हुआ, लोगों के हुकूकों के बारे में कुछ नहीं हुआ, इतने सारे नौजवान जिनको पीएसए में बंद किया जा रहा है आफ्टर बाइसरन इंसिडेंट, उसके बारे में कुछ नहीं हुआ, एंड द गवर्नमेंट ऑफ द डे इज नॉट स्पीकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ द पीपल। Please tell me, is that also anarchy? I अच्छा, really don't ठीक है understand. जोहिब साहब, मैं उनसे Why जवाब is लूंगा this एक आखिर में, sentiment? Why is एक this चीज, mentality? ठीक Just है, 1 second, one final thing, जी, one final thing. आसिफ साहब बस एक बात मुझे बोलनी है। कंप्लीट कर लें। हर चीज जो लोगों के हक में होती है, हुकूकों के बारे में होती है, वो सारी चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोक्स पर्सन्स है, सरबराह हैं, सारे लोग हैं, गवर्नमेंट है, वो उनको एनार्की क्यों लगती है? क्या फिर हमको कोई सवाल पूछने का इख्तियार ही नहीं है? आप अपने भी लोगों को एनार्किस्ट बोलते हैं अगर वो हक की बात करें। हाँ, आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? अच्छा जोहिब साहब, मेरी एक छोटी सी इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करता चलूँ। मैं आपका भी पोस्ट एक्स पर पढ़ रहा हूँ जिसमें आप लिखते हैं कि इनके लीडरान की तरफ आज चूँकि फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, बाकी तमाम लोग कटरा से, श्रीनगर से कटरा सफ़र कर रहे थे, तो गालिबन उसी तरफ आपका इशारा था कि लग्जरी ट्रेन में सवारियों से लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और लाखों नौजवान हुकूमत की इस गैर संजीदगी का शिकार भी हो रहे हैं। एक दूसरा इसमें ओपिनियन ये भी है, सोशल मीडिया पर बहुत नामवर शख्सियात आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि जब एसटी स्टेटस की बात आई, जिसमें मुख्तलिफ ट्राइब्स को फिर जाकर एसटी स्टेटस में शामिल किया गया, ST1 ST2, उस वक्त आपका एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि जिन लोगों को माजी में छोड़ा गया, हुकूमत उन लोगों की तरफ नहीं गई, उन लोगों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। अब जब मिली तो यहाँ पर इसको सियासी एतबार से ज़्यादा इस मामले को आप अहमियत देते हैं, ना कि आपकी भी पार्टी, आपके लीडरान भी इस ओपन मेरिट वाले इशू पर बहुत संजीदा नजर आते हैं। कम से कम इस सवाल का जवाब भी शायद आपसे मिलना चाहिए जब आपसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। मैं आपसे आपने मुझसे पॉइंट ब्लैंक 2 सवाल पूछे हैं, मैं आपको बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक 2 सवाल का आंसर देता हूं। चाहे कोई ट्रेन में चढ़े, चाहे कोई लग्जरी प्लेन में चढ़े, या चाहे कोई प्रोटोकॉल एंजॉय करे, आई रियली डोंट केयर अबाउट दैट। मेरे को, हमको, हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हुकूमत है अपने मैनिफेस्टो में कहती है हम 1 लाख नौकरियां देंगे। यू आर ऑलमोस्ट 1 ईयर इनटू द गवर्नमेंट, अगर उस हिसाब से देखे तो कम से कम अपने 15,000 नौकरियां दे दी होनी चाहिए थी, वो अभी तक लोगों को नहीं मिली है। दूसरी चीज, आपने इतने सारे डेवलपमेंट के वादे किए, 12 सिलेंडर, बिजली फ्री, 200 यूनिट, ऑल ऑफ दैट जैज, बट आपने उसमें कोई चीज में आपने अभी तक किसी भी तरीके का आपने काम नहीं किया है। तीसरी चीज, आपने हुकूकों की बात की, आप आवाज भी अपनी बुलंद नहीं करते हैं, ठीक है, ये भी चीज है। अब आप लग्जरी ट्रेन में चढ़े, किस में चढ़े, आई डोंट केयर, लेकिन मेरा नौजवान, जम्मू कश्मीर का नौजवान पढ़ा लिखा, वो ये कहता है कि मैं MSc करके हूं, PhD करके हूं, मेरे पास नौकरी नहीं है, गवर्नमेंट
What are we discussing? What आपका topic are we discussing? जोहिब यूसुफ साहब, मेरा एक स्पेसिफिक सवाल था, मेरा एक स्पेसिफिक सवाल है जोहिब यूसुफ साहब। आप यहाँ वहाँ जा रहे हैं, it doesn't make any sense. या तो आप टॉपिक जोहिब यूसुफ साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल, आप अपनी बात उसके बाद कंप्लीट कीजिएगा। एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि No, I अगर don't want हमने to do रिजर्वेशन anything. की बात I'm just asking you to हम stick to the हम topic. लोग रिजर्वेशन के खिलाफ Just नहीं stick to the है। topic. That is what I 70% want of the from you. population in Jammu and Don't Kashmir go here is and there. almost 70% of the जोहिब population. यूसुफ साहब, Probably more than मैं 70%. इसी में आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जोहिब साहब एक मिनट, मैं ये पूछ रहा था, जोहिब यूसुफ साहब, आप ही के पास मैं आ रहा हूँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, एक मिनट, मैं उसके बाद इमरान साहब से जवाब लूंगा। मैं जोहिब साहब, मैं कह रहा हूँ कि मैं इमरान साहब से भी जवाब लूंगा, मैं इसके बाद जाऊंगा। मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने हुकूमत जब भी रिपोर्ट पेश करे वो हुकूमत का काम है, मैं इमरान साहब से उस पर जवाब लूंगा। लेकिन आपके लीडर्स, आपकी जमात, आपके रुकन, आपके जितने भी लोग हैं, उनको भी ये मुद्दा या तो 8 अक्टूबर से पहले याद था या अब याद आया जब कमेटी को 6 माह मुकम्मल हुए। इस दौरान अगर मैं पूछूं, पीडीपी क्या खुद सड़कों पर निकली? क्या इस मुद्दे को लेफ्टिनेंट गवर्नर तक, क्या वजीर आला तक जाती तौर पर आपकी पार्टी सरबराह, पार्टी के लीडरान गए, पार्टी की क़यादत गई, या फिर सिर्फ अच्छा लगता है कि आप ट्विटर पर तमाम लोग, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एनसी को, एक दूसरे को हदफ तनकीद बनाते रहे? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आफ्टर द जो अभी इमरान साहब ने एनआरकी की बात की, एनआरकिस्ट्स की बात की, जब उन्होंने एहतिजाज किया उमर अब्दुल्ला साहब के घर के बाहर, तभी सब कमेटी बनी। अब सब कमेटी 6 महीने खत्म हो गए, अब हम जवाब मांगेंगे। 6 महीने हमने चुप्पी की, आपने कहा चुप करो 6 महीने के लिए, हमने चुप्पी साधी। अब आपका टाइम आ गया है कुछ दिखाने का कि आपने 6 महीने में किया क्या। हम बस जवाब पूछ रहे हैं, इसमें क्या गलत बात? ठीक है, मैं फाइनल चीज, आपका सवाल उन तक पहुंच गया, और साथ में ये चीज भी इमरान साहब, एक मुतालबा और भी हुआ था कि जब तक नई कोई पॉलिसी या थोड़ी सी तब्दीली या तरमीम की तरफ हम नहीं जाते, तो तब तक जो करंट ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ये भी रोका जाए। वो भी तो नहीं ना हुआ, वो भी गलत हुआ फिर नौजवानों के साथ। देखिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछे गए, जिस तरीके में रूहुल्लाह साहब की बात हुई या बाकी इश्यूज पे बात हुई, मतलब अब मैं उनमें जाऊंगा नहीं, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि ये मौजून वक्त है किसी ऐसे इशू को डिस्कस करने का जिस इशू का कोई फायदा है नहीं। तो मैं वही बोल रहा हूँ, लेट अस डिस्कस व्हाट वी आर हियर फॉर, जो डिबेट है अबाउट द रिजर्वेशन। तो मैं आपको और पीडीपी के जितने भी स्पोक्स पर्सन है या लीडर्स है, मैं उनको एक ऑनेस्ट एक सजेशन देना चाहता हूँ कि दे शुड होल्ड देयर हॉर्सेस। आई मीन दे शुड नॉट प्ले टू द गैलरीज। ये भी मुझे याद है कि जब वहीद पर्रा साहब ने प्रो ओपन मेरिट ट्वीट किया था, उन्होंने बात कही थी कि बहुत ही स्टिंगिंग ट्वीट था अगेंस्ट रिजर्वेशन की, ही वाज अगेंस्ट कंप्लीटली। इट सीम्ड दैट वहीद पर्रा साहब वाज कंप्लीटली अगेंस्ट द रिजर्वेशन। उसके बाद इल्तिजा मुफ्ती, पहले महबूबा जी का ट्वीट आता है कि नोबडी इज ऑथराइज्ड टू स्पीक ऑन रिजर्वेशन। उसके बाद इल्तिजा मुफ्ती का ट्वीट आता है कि नोबडी इज ऑथराइज्ड टू स्पीक ऑन रिजर्वेशन। तो दे नीड टू फर्स्ट पहले अपने हाउस को ऑर्डर में करे, फिर जो है लोगों पे क्वेश्चन करे। अब बात आती है रिपोर्ट की। मैं आपको फिर से वही बात दोहराऊंगा कि रिपोर्ट कंप्लीट हो गई है, रिपोर्ट सबमिट हो गई है, अब कैबिनेट को रिपोर्ट जाएगी और कैबिनेट विल सिट एंड कैबिनेट विल टेक अ डिसीजन कब उस रिपोर्ट को सामने लाना है। और दूसरी बात जो आपने पूछा कि इस रिपोर्ट में जो आज रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं उसमें बहुत सारी ये बहुत इश्यूज सारे, क्योंकि ये रिपोर्ट इंप्लीमेंट तब तक नहीं होगी जब कैबिनेट उसको नॉड नहीं करेगा, और जब ये उसके बाद जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको हैंडल करना है, जिनको बहुत ही सेंसिटिव तरीके में हैंडल करना है। तो ये इट्स अ प्रोसेस विच is not time consuming, but we have to follow the law, we have to follow the process. So my suggestion is let us trust the process. अभी तक आपने प्रोसेस को ट्रस्ट किया, आगे भी आप प्रोसेस को ट्रस्ट करिए। और हमने जो वादा किया था 6 महीने का, 6 महीने के वादे के बाद ही आज ऑनरेबल जो मिनिस्टर है सकीना जी, उन्होंने रिपोर्ट को जोहिब साहब एक फाइनल कमेंट जी।
एक्सेप्ट कर लिया। तो अब कुछ दिनों में रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, और जो खदशात अगर लगेगा किसी को कोई खदशात है, then we can take it there only. So let us not jump the gun, let us hold our horses, और let us मतलब भरोसा रखिए, आप इस हुकूमत पे भरोसा रखिए। ये हुकूमत 5 साल तक काम करने वाली है, और जो हमने मैनिफेस्टो में जितनी भी बातें कही हैं, एक तो वो भी पूरे होंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद भी जो हमने उसमें मैनिफेस्टो में लिखा भी नहीं है वो भी इंशाल्लाह पूरा होगा। ठीक है, जोहिब साहब कंक्लूड करें एक पॉइंट के साथ। मुझे बस इतना कहना है कि मुझे लगता है कि जो आपने सारी चीजें मैनिफेस्टो में लिखी है, उसमें नीचे आपने टर्म्स एंड कंडीशन ये लिखी है कि जब तक हमें सेंटर का नॉड नहीं आएगा, स्टेटहुड का नॉड नहीं आएगा, तब तक हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे और इनके बारे में बात नहीं करेंगे। रही बात आपके प्रोमिसेस का, आपने इलेक्शन के दिनों ऐसी कोई भी कंडीशंस नहीं लगाई। आज आप कह रहे हैं कि जब भी रिपोर्ट सबमिट होगी उसके बाद हम लॉ प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद दिल्ली के साथ बात करेंगे, ये सेंसिटिव इशू है, ये है, वो है। बट दैट्स नॉट व्हाट यू मेड अस बिलीव इन द रन अप टू द इलेक्शंस इन 2024, एंड दैट्स नॉट व्हाट यू मेड मैं आपको बोल रहा हूँ प्रोसेस, मैं आपको बोल रहा हूँ ज़ोहेब, आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ प्रोसेस टू फॉलो, दैट इज व्हाट वी आर फॉलोइंग ए प्रोसेस। सब कमेटी रिपोर्ट बनाती है। आप मेरी बात सुनिए ना, यू आर कंफ्यूजिंग द टॉपिक। आप भी हुकूमत में रहे हैं, मैं आपको एक सजेशन दूंगा। यू आर कंफ्यूजिंग बिकॉज एक प्रोसेस होता है हर किसी चीज का, हर किसी एक सिस्टम में एक प्रोसेस होता है कि ये रिपोर्ट आपने, एक सेकेंड, यू हैंड ओवर अ रिपोर्ट और उस रिपोर्ट को प्रोसेस करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। मैं आपको वही बोला, मैंने कोई नई बात नहीं जोड़ी, मैंने कुछ कंफ्यूज करने की बात नहीं की। मैंने बोला एक प्रॉपर तरीका होता है रिपोर्ट का, गवर्नमेंट्स का चलाने का एक डिफाइंड प्रोसेस होता है, ठीक है। और मैं नई बात ऐड नहीं करता हूँ, तो वही डिफाइंड प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं। क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू एंड देन आई रैप इट अप। क्या इस साल जितनी भी सारी अब रिक्रूटमेंट्स होंगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी रिक्रूटमेंट हो, क्या वो नई रिपोर्ट के हिसाब से होंगी, या आप कंटिन्यूअसली ऐसे ही पोस्ट निकालते जाएंगे विद द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन प्रोसेस, और यू विल I cannot answer this question. I cannot answer this question right now. I cannot answer this question right now. So that is what I'm saying, because I don't know. No, because I am not privy to the report. How can I answer this question? So I am not. मैं तो उस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं हूँ। उस रिपोर्ट को सकीना जी ने बनाया है, 3 मिनिस्टर्स हैं, they have compiled the report. It report is not public, it is with the CM's office. So let the report come. मैं वही बोल रहा हूँ आपको, let report come, and अगर हमको लगता है कि उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है या कुछ उसमें कोई इशू है, we will discuss that. इमरान नबी डार साहब, ज़ोहेब यूसुफ मीर साहब, मैं माजरत चाहूँगा, वक्त इतनी इजाज़त दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अब तक में आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए और अपना ओपिनियन या व्यू पॉइंट पार्टी का, खुद का और दोनों तरफ से रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ज़ोहेब यूसुफ मीर और इमरान नबी डार साहब। लेकिन इसी मामले पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा की तरफ से भी ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है रद्दमल जाहिर किया गया है, और उनके मुताबिक हालात ठीक करने हों या रिजर्वेशन वाला मसला जो सवालात हैं उनका जवाब तलाशने वाली बात हो, ये सारी चीज़ें बीजेपी की नीयत और रवैये पर इन्हिसार करती हैं। इस वक्त बीजेपी सरकार में है, रिजर्वेशन हो या कोई और बात हो, उस चीज़ के रूल्स या उस चीज़ का प्रोसेस या प्रोसीजर जो है वो बीजेपी ने तय करना है जी। और अगर उनकी नीयत सही होगी, साफ होगी, तो ये तो इस रिजर्वेशन से मुल्क के हालात भी सुधर सकते हैं। अगर उनकी, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात सरहदी ज़िला पुंछ की, जहां पर आज एक बड़ा फैसला हुआ कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में जो बंकर्स तामीर किए गए हैं और पुंछ के अंदर भी, उनमें मुबैना घोटाले की बातें मुसलसल सामने आ रही है और अवामी नुमाइंदों के मुतालबे पर तहकीकात का आगाज़ बहुत जल्द किया जा सकता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इजलास में यह फैसला हुआ है कि आइंदा की हिकमत अमली ज़रूर तरतीब दी जाएगी, काम होगा, लेकिन मौजूदा वक्त में जो बंकर्स बनाए गए हैं उन पर भी सवाल जवाब का सिलसिला होना चाहिए। और पुंछ में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इजलास जब आज मुनक्किद हुआ डाक बंगले के अंदर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल या डीडीसीज का जो इजलास हुआ, इस इजलास में ज़िले के तमाम डीडीसी मेंबरान के साथ साथ मुख्तलिफ महकमों के ज़िले अफसरान ने भी शिरकत की, जिसकी क़यादत डीडीसी मेंबर पंकज मकूतरा की तरफ से की गई। और चेयरपर्सन भी आज इस इजलास में, जिनकी सदारत में इजलास हुआ, यहाँ मौजूद रही। इजलास के दौरान ज़िले में जारी तरक्याती मंसूबों में
पेशरफ्त सूरत हाल का जायजा लिया गया। आवाम को बिजली, पानी, सड़क, तालीम और सेहत के मैदान में क्या सहूलियात हैं, इन सारी चीज़ों पर सूरत हाल इस वक्त क्या है उस पर तबादला ख्याल हुआ। लेकिन तशवीश का भी इजहार किया गया और मुतल्लिका महकमों को जहां हिदायत की गई कि वो अवामी मसाइल पर फौरी तौर पर तवज्जो दें, वहीं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में ये मामला बेशतर मेंबरान की जानिब से उठाया गया कि सरकारी खजाने को जिसने भी नुकसान पहुंचाया है उस पर जवाबदेही होनी चाहिए, एहतिसाब होना चाहिए, शफाफियत वाले उस पॉइंट पर, उस नुक्ते पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाना चाहिए। और बेशतर लीडरान की जानिब से या मुख्तलिफ इलाकों के नुमाइंदे जिनमें सीनियर मेंबरान हैं, शाहनवाज चौधरी हों, रियाज नाज हों और दीगर मेंबरान, जिनकी तरफ से आज ये कहा गया कि माजी में जितने भी बंकर्स बनाए गए वो काबिल रिहाइश नहीं हैं। इसका जिम्मेदार ठेकेदार हो, इसका जिम्मेदार वर्कर हो, आला ओहदेदारान हो, सबको जवाब देना पड़ेगा। तो दूसरी जानिब इस बात पर हामी भरी गई इस इजलास के दौरान और इसकी तस्दीक भी डीडीसी चेयरपर्सन की जानिब से की गई कि हालिया दिनों में शेलिंग के दौरान मुतासरा इलाकों में लोगों को बंकरों की कमी का एहसास हुआ, लेकिन माजी में जो बंकर्स बने हैं कम से कम वहाँ पर भी तहकीकाती अमल आगे बढ़े, इस बात की भी तस्दीक इसी इजलास के जरिए की। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पुंछ की मीटिंग जो है आज डाबंगलो पुंछ में हुई। काफ़ी देर बाद जो है वो रिव्यू मीटिंग ली गई जितने काम डेवलपमेंट काम डिस्ट्रिक्ट पुंछ में चल रहे हैं और उसमें बहुत बड़े ब्लेंडर और स्कैम्स हुए हैं। खासतौर पे ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट ने कंट्रैक्टर्स के साथ मिलकर बहुत नुकसान गवर्नमेंट का भी और पब्लिक का भी किया है। जितने हैंड पंप्स जो रखे थे वो लोगों का जो नुकसान किया है उसके खिलाफ जो है वो अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। और साथ साथ में जो बाकी डिपार्टमेंट्स के अलग अलग काम चल रहे हैं, जहां जो कोताहियां हैं, गलतियां हैं, उनको हमने जो है वो खिंचाई की है डिपार्टमेंट्स की कि ये काम जो है एग्जीक्यूट प्रॉपरली होनी चाहिए, गवर्नमेंट का पैसा नुकसान नहीं होना चाहिए और पब्लिक को फायदा पहुंचना चाहिए। हमने अगली मीटिंग 30 जून को फिक्स की है जिसमें हमने कुछ डेडलाइन दी है ऑफिसर्स को कि काम करिए और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो हमने मांगे उनसे ताकि हम ठीक से कामों का रिव्यू कर सकें। और ये भी हमने आज रेजोल्यूशन काउंसिल की तरफ से किया है कि जब से सरकार बनी है, क्योंकि एक तो पैरेलल सरकार चल रही है, ऊपर पैरेलल पावर सेंटर्स हैं एलजी साहब का और सीएम साहब का, वही इम्पैक्ट जो है वो अब जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिल रहा है। काउंसिल की जो पावर्स थी उनको भी कहीं ना कहीं इंक्रोच करने की कोशिश की जा रही है। हमने ये भी कहा है कि काउंसिल की जो पावर्स हैं वो जो है वो पूरी एक्ट के तहत मिलनी चाहिए। 3 साल से जब से जल शक्ति आया है तो हर मीटिंग में हर जगह मैंने यही चिल्लाया कि जल शक्ति जो है वो डिपार्टमेंट जो काम जो कर रहा है वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है। आज खैर हमने इनसे एक और रिपोर्ट मांगी कि जल शक्ति का जो आपने पेमेंट की हुई है क्या वो पेमेंट किस हिसाब से आपने रिलीज की हुई है, क्या आपने फिजिकल काम जाके वहाँ पे चेक किया है कि अगर किसी ठेकेदार ने 1 किलोमीटर का बिल दिया है तो क्या जाके वहाँ पे फिजिकल चेक भी हुआ है कि क्या वो 1 किलोमीटर की पाइपें वहाँ पे बिछी हैं, क्या वो वाटर टैंक्स वहाँ पे बने हैं या नहीं। इन्हीं चीज़ों को लेके हमने इनसे एक रिपोर्ट मांगी है और 20 दिन का वक्त दिया है हमने ऑफिसर्स को कि 20 दिन में वो अपनी तैयारी करके आएंगे और 20 दिन के बाद वो अपने जितने भी हमारे आज के सवाल थे डेवलपमेंट को लेके और अकाउंटेबिलिटी को लेके उसका वो जवाब देंगे। उसकी बात हुई है, उसकी बात हमने भी वक्तन फक्तन की है कि जहाँ जहाँ पे घपला हुआ है, ये नहीं कि आज भी हुआ है। मुझे याद है कि उस वक़्त यहाँ पे हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी इनके आए थे पंचायती राज के, तो उस वक्त भी हमने ये मुद्दा उठाया था यहाँ पे। मैंने खुद भी ये मुद्दा उठाया था कि जो बंकर्स यहाँ पे बन रहे हैं उन बंकर्स पे जो काम जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा, लिहाजा उन पे चेक रखा जाए, मटेरियल का देखा जाए और ताकि वो बंकर किसी मुसीबत के वक्त लोगों की जान बचाने के काम आते हैं। और आज वही हुआ जो पिछले दिनों में पुंछ में हुआ और देखा कि किस तरीके से लोग बंकरों को तरस रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए दूर दराज के इलाकों में जा रहे थे। तो वो चीज़ें आज सामने आई। आज भी हमने कहा है नए बंकर्स तो बनेंगे जब तब हम उनकी अकाउंटेबिलिटी और उनका मटेरियल चेक रखेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी 400-500 बंकर्स बने हैं तो वो आज इस लाइक क्यों नहीं है कुछ जगहों पे कि वहाँ पे लोगों को सर छुपाने की जगह जो है वो नहीं मिली। हमारे डिस्ट्रिक्ट में डीडीसी काउंसिल की मीटिंग रखेगी, रिव्यू मीटिंग थी जो हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्लान है, यूटी कैपेक्स है या बाकी जितनी भी स्कीमें हैं, एसएसवाई है, उस सब पे डिस्कशन हुई है। तो इसमें हमारे मेंबरान हजरात ने अपने अपने मुद्दे जो है अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के यहाँ पे रखे हैं।
तमाम ऑफिसर हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे मौजूद थे और बहुत अच्छे तरीके से हमारे ऑनरेबल डीडीसी मेंबरान ने यहाँ पे पॉइंट रखे हैं और उन पे अच्छे से डिस्कशन भी हुई है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मीटिंग से निकल के आई हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिन चीजों पे भी बातें हुई हैं बहुत जल्द उन पे जो है कार्रवाई की जाएगी। और जैसे यहाँ पे बंकर्स की इंक्वायरी की, हमारे पहले भी ऑनरेबल एमएलए साहब ने भी यहाँ पे एक हदायत दी थी कि जितने भी हमारे बंकर्स उनकी इंक्वायरी की जाए, तो उसी बात को हमने भी इंडोर्स किया कि यहाँ पे जितने भी हमारे पुंछ में बंकर्स बने हैं उनकी प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी की जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज में बंकर्स हमने देखे जहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर बने हुए, पूरे जो है बंकर्स वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे अभी जितने भी हमारी प्लानिंग 2025-26 की होगी उस पे भी हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ लोगों की जिन जिन चीजों की जरूरत है उसी तरीके से लोगों को अपने साथ बिठा के ग्राम सभा करवा के वो प्लान जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी या इग्नू की जानिब से इम्तिहानात का सिलसिला एक रोज बाद शुरू किया जा रहा है और 12 जून से टर्म एंड जो एग्जामिनेशन है टर्म एंड उनका आगाज़ करने वाली है यूनिवर्सिटी की जानिब से। इस सिलसिले में जानकारी दी गई है। इम्तिहानात कश्मीर और लद्दाख के 35 एग्जामिनेशन सेंटर्स में या मराकज़ के अंदर मुनक़िद किए जाएंगे, जिसमें मुख्तलिफ तालीमी प्रोग्रामों में दाखिला लेने वाले तकरीबन 38,000 तलबा को मौका फराहम होगा और इम्तिहानात के शेड्यूल को रोज़ाना 2 सेशंस में तकसीम किया जाएगा। दूर दराज इलाकों में रहने वाले तलबा की रसाई को यकीनी बनाने के लिए इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में गुरेज, उड़ी, सोगाम, काजीगुंड, डूरू, इसके अलावा तंदीम क्रीरी, लंगेट और हंदवारा के अंदर इजाफी इम्तहानी मराकज़ कायम किए हैं। और काबिल ज़िक्र बात यह है कि कैदियों की सहूलत के लिए भी सेंट्रल जेल के अंदर एक इम्तहानी मराकज़ का इंतज़ाम किया गया है। जून 2025 TEE के लिए दरख्वास्त देने वाले अहल उम्मीदवारों के हॉल टिकट्स पहले ही जारी किए जा चुके हैं और समृद्ध पोर्टल के जरिए भी ऑनलाइन दस्तयाब हैं और तलबा को मशवरा दिया गया है कि इम्तिहानात में शिरकत के दौरान यूनिवर्सिटी के तमाम कवानीन और रहनुमा उसूलों पर अमल दरामद करें। तो ये इम्तिहानात 35 मराकज़ में 38,000 तलबा इनमें शिरकत करेंगे। कुल मिलाकर कश्मीर और लद्दाख के लिए इग्नू की जानिब से 12 तारीख से इम्तिहानात का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। इधर श्रीनगर में पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर या CIK ने आज एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस विंग के सीनियर अफसर का रूप धारने और लोगों को डराने और धमकाने का इल्जाम इस शख्स पर लग रहा था। व्हाट्सएप पर SSP CIK का फोटो या उसकी पिक्चर डिस्प्ले करके वो लोगों को डराने का काम कर रहा था और पुलिस बयान के मुताबिक इसमें जो कार्रवाई अंजाम दी गई है CIK की जानिब से, मुसद्दिक का इतला मिलने पर बरकत अली परे वल्द गुलाम मोहम्मद परे साकिने शाल टेग नामी श्रीनगर के नाम से ये शख्स जो है वो इसकी शनाख्त हुई है और गैर कानूनी काम में ये मुलव्वस पाया गया, जो अपने व्हाट्सएप पर SSP CIK की तस्वीर को प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, लोगों को धमकियां दे रहा था। डिजिटल फुटप्रिंट्स के बाद CIK ने आज कार्रवाई की और इस शख्स को जहांगीर चौक श्रीनगर में गिरफ्तार किया। मोबाइल फ़ोन की जांच पड़ताल पर मुश्तबे शख्स को अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर SSP CIK के प्रोफाइल पिक्चर का इस्तेमाल करते हुए पाया गया। इब्तदाई तस्दीक से बात सामने आई कि मुश्तबे शख्स ने इंटरनेट से SSP CIK की तस्वीर डाउनलोड की और अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर इसको इस्तेमाल करने का और पुलिस अफसर के तौर पर खुद को पेश किया। लोगों को डराने और धमकाने का काम इस शख्स की जानिब से किया जाता रहा। वुमेन कॉलेज गांधीनगर जम्मू ने अपना सालाना समर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया है, जिसमें उर्दू और पंजाबी के तलबा के तीसरे सेमेस्टर में महारत पर मबनी मज़ामीन हासिल करने के लिए सहाफ़त और मीडिया स्टडीज़ की तरबियत फराहम करने का सिलसिला शुरू हुआ है। रवामर्स उर्दू और पंजाबी शोबाजात के तलबा मारूफ इदारा गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ अपनी इंटर्नशिप प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम 15 रोज़ पर मबनी है और 10 जून से 27 जून के दरमियान ये प्रोग्राम मुनक़िद होगा, जिस दौरान तलबा को ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों पर मबनी प्रोग्रामों की जानकारी और तफसीलात फराहम की जाएंगी। दौरान प्रोग्राम तहरीर, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग,
वीडियो एडिटिंग और मवाद की तख्लीक पर भी माहिराना तरबियत फराहम की जाएगी। प्रोग्राम मुकम्मल होने पर तमाम तलबा में असनाद तकसीम की जाएंगी, जिनकी तादाद 40 के करीब है। कॉलेज इंतजामिया की जानिब से तलबा के प्रोग्राम की निगरानी माहिर तालीम डॉक्टर लियाकत जाफरी कर रहे हैं, जबकि मुआविन अमले में डॉक्टर राधिका शर्मा शामिल हैं। बेशतर तलबा का ताल्लुक राजौरी, पुंछ, डूडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी और जम्मू के दीगर इलाकों से है, जहां वो इस प्रोग्राम का हिस्सा 27 जून तक बनेंगे। इस बीच इस प्रोग्राम का आगाज़ होने के साथ ही तलबा की जानिब से इब्तदाई मराहिल में आज इंट्रोडक्टरी सेशन के दौरान इदारे के साथ मुंसलिक कई अहम शख्सियात के साथ मुलाकात भी की गई। जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम हमले के बाद सयाहत बुरी तरह या शोबा मुतासिर हुआ है और रफ्ता रफ्ता करके कोशिशें हो रही हैं कि वादी कश्मीर सयाह वापस लौटें। इस सिलसिले में तमाम इदारे, जिम्मेदारान, मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान वादी कश्मीर का रुख कर रहे हैं और सयाहों को वादी कश्मीर की जानिब रागिब करने की कोशिशें जारी हैं। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदर सुनील कुमार भी वादी कश्मीर में इसी सिलसिले में पहुंचे हैं। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा सैयद इरफान फाजिल ने उनसे खुसूसी बातचीत की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वादी कश्मीर में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर बहाल हुई और इस बीच अगर मैं बात करूं तो सयाहत के साथ साथ कई सारा नुकसान भी देखने को मिला। ओवरऑल अगर हम देखेंगे होटलियर्स, ट्रैवल एजेंट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए, क्योंकि अब यहाँ पर सयाह दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। मगर इस बीच अगर बात करें तो कुछ ऐसे लोग जो वादी कश्मीर के टूरिज़्म की बैकबोन को आगे बढ़ाने के लिए पेश रहे हैं। और इसी सिचुएशन के साथ साथ आजकल के दौर की अगर मैं बात करूं, ट्रैवल एसोसिएशन ऑफ इंडिया या कई सारे ऐसे लोग जो वादी कश्मीर में इस वक्त सयाहत को बढ़ोतरी देने के लिए खुद ही चल पड़े हैं और मुख्तलिफ ममालिक तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि कश्मीर सेफ़ है। हमारे साथ सुनील कुमार जी हैं जो कि ट्रैवल एसोसिएशन इंडिया के चेयरपर्सन हैं। इनका वेलकम करेंगे। सर, आप कश्मीर आज आए हैं, सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम। नो डाउट अबाउट इट कि कश्मीर मेहमान नवाजी पर नंबर 1 है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मगर जहाँ तक कश्मीर के सयाहत को लेकर बात करेंगे, आज आप यहाँ आए, क्या संदेश और क्या वो चीज़ आप इस विचारधारा के थ्रू दुनिया भर तक पहुँचाना चाहते हैं कि कश्मीर आपके लिए है, कश्मीर के लोग आपके लिए? It is very shocking to learn about tourism coming down in Kashmir. जब हम बात करते हैं होटल से, आज हमने बात किया था जनरल मैनेजर ऑफ रमाडा, उनके यहाँ तकरीबन 50 कमरे हैं, सिर्फ 10 कमरे में लोग हैं। हम रुके हुए रेडिसन कलेक्शन, वहाँ तकरीबन 200 कमरे हैं और वहाँ 12 या 15 कमरे जो है ऑक्यूपाइड है। और कश्मीर में ये हालत, इट्स नॉट करेक्ट। क्या नहीं आपके पास? आपके पास यू गॉट द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हियर, यू गॉट एक्सीलेंट नेचर हियर, यू गॉट लवली पीपल हियर। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, सच फ्रेंडली पीपल। It is a fantastic tourism promotion opportunity for every family to spend some time in Kashmir. Right. They are not coming here to merely support Kashmir. They are coming here because they want to take home good memories. अब ऐसे लोग यहाँ आना बंद कर दिए या नहीं आना चाहते हैं, somebody has to go and wake them up. Very true. We have to wake them up. Very true. They don't want to come here. We want to wake them up. Right. So how do you wake them up? Not by talking to them. कुछ होने का नहीं है। Lead by example, जो मैं कहता हूँ, और charity begins at home. Unless I come here, spend 2 days here or 3 days here, and then go back and tell the world I went there, everything was right, why can't you go there? I will not have that right to ask people to go. My colleagues are all here, 75 of them, different parts of India, south, north, east, west, everybody's here. India is here in Kashmir today. And this India, when they go back, when they start talking to their friends, their businesses, their governments, I think the world will wake up. You are doing your fantastic efforts, no doubt about it. When we talk about the other side of the story, people have very different chaos and confusion, and they are threatened. Like they said, there is panic. We are not going because war has already done there. So you believe that this will take a time, or either we have to come up and we have to, togetherly work out with the best? Between a no, a journey of no to yes. If you want a no to be converted into yes, it may not happen.
But if you want to convert no into a yes, there is an intermediate point called maybe. No, maybe, yes. Tie is that maybe point. Because we've come here, they've got rigid opinion, nahi jana hai. And we have gone there, our campaigns are going to talk about it. So they will now shift to shayad. They'll come to maybe stage. And then the yes will have to happen. Last past years back, if we just remind that you have done conventions also, you have done a lot of events here for promotions. You believe that this will come up with new race again with Thai? We have proved it once. 2018 convention. My God, all of you were there. Your entire city of Srinagar was active, was awake. They welcomed us. They loved us. We felt so happy. 700 of us spending 4 days in Srinagar. 2 days pre and 2 days post. In all 8 days, we traveled all over. And that was the beginning of a rebound of tourism into Kashmir in a very big way. Now you are in different tracks. So do you got any sort of assurance from Home Ministry or from the Ministry of Tourism that we will be assured that the advisories will, come up with the end and they will support and they will at least send a good across message to the people of India? Sir, what is it we can do as far as government decision is concerned? There is a vertical called people vertical. Right. There's a vertical called the government vertical. Now the government vertical, we trust the government. We've written to your government. We have requested them to kind of make sure the tourists who are coming here are well protected. To give them that assurance that we are here to take care of you. Right. Because government is the big brother for every one of us. Any sort of discussion or any sort of meeting with government to you? Our local people have had discussions because they live in Kashmir. And we are kind of conveyed messages from time to time. We are asked to write letters, we've written letters. We're asked to come here, we've come here. We are going to meet them tomorrow. So all that is on. So it's not that we've come here as strangers and going as strangers. The government is fully aware. सुनील कुमार जो कि वादी कश्मीर में है, एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदर हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर इस वक्त शुमाली कश्मीर और जनूबी कश्मीर के अंदर जहां पर इन दिनों तैयारियां चल रही हैं, लेकिन जनूबी और वस्ती कश्मीर पर सबसे ज्यादा नजरें हैं क्योंकि अमरनाथ यात्रा का आगाज होने जा रहा है 3 जुलाई से। एलजी मनोज सिन्हा सोनमर्ग में इस वक्त मौजूद हैं। ताजरों और दीगर के साथ मनोज सिन्हा की मुलाकात हुई है। अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में या जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ तफसीली तबादला ख्याल हुआ और मीटिंग में सूबाई कमिश्नर, पुलिस के सरबराह व दीगर लोग मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी तक की जो जानकारी है, रात वो सोनमर्ग में ही गुजारेंगे और कल बेस कैंप के अंदर, बेस कैंप के ऊपर जो भी तैयारियां इस वक्त चल रही हैं उस हवाले से तफसीली तबादला ख्याल तमाम मुतलकिन के साथ हो रहा है। होटलियर्स के साथ मुलाकात हुई है, सोनमर्ग मार्केट एसोसिएशन के साथ मुलाकात हुई है, पोनीवालाज के साथ मुलाकात हुई है या जो बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। एक्सक्लूसिव विजुअल्स गुलिस्तान न्यूज़ पर इस मीटिंग के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस वक्त मौजूद हैं सोनमर्ग के अंदर और दीगर तमाम लोग जिन्होंने यात्रा को भी कामयाब बनाना है, ऐसा तरीके से यात्रा हो। और इसके अलावा इतलात ये भी हैं कि पुलिस सरबराह भी साथ में हैं, चूँकि सिक्योरिटी का एक बड़ा जिम्मा उन पर है। डिप्टी कमिश्नर, सूबाई कमिश्नर और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, दीगर तमाम लोग जिन पर बड़ी जिम्मेदारियां इस बार हैं। श्राइन बोर्ड के जिम्मेदारान के साथ कैसे सिविल सोसाइटी मिलकर काम करे, इस बात को भी यकीनी बनाने की कोशिश है। कश्मीर ब्यूरो चीफ सलीम वानी हमारे साथ हैं। सलीम, एक तो ये बताइएगा कि मुलाकात के दौरान क्या सिर्फ अमरनाथ यात्रा ही पॉइंट ऑफ डिस्कशन रही है, और दूसरी बात खबर ये भी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर रात को यहीं सोनमर्ग में क़याम करेंगे और कल सुबह उनका एक अहम प्रोग्राम है जहां पर वो यात्रा के सिलसिले में बेस कैंप पर भी तैयारियों का जायजा लेंगे। देखो आसिफ, हमने सुबह ही अपडेट किया था कि जो हमारे सूत्रों के मुताबिक एलजी मनोज सिन्हा का जो कल 11 जून को बालतल का एक विजिट रहेगा और उसके बाद जो बालतल बेस कैंप में वो एक आला सतह की मीटिंग का जायजा भी लेगा, जिसमें डायरेक्टर जनरल पुलिस, आईजीपी कश्मीर, ड्यूकाम कश्मीर, गांधरबल डिप्टी कमिश्नर, अनंतनाग डिप्टी कमिश्नर, शाइन बोर्ड के डिप्टी सीईओ और दीगर जो बीआरओ के ऑफिशियल्स है, चीफ इंजीनियर या बाकी सारे टॉप ऑफिशियल्स जिसमें आर्मी, सीआरपी सारे अफसरों को शिरकत करनी है। लेकिन जो एक प्रोग्राम बन गया एलजी का साहब का जो अभी सोनमर्ग पहुंचे हैं, रात को वहाँ
वहाँ पे कयाम करेंगे। और थोड़ी देर पहले जो एलजी मनोज सिन्हा, सब जो सोनमर्ग के होटलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट फारूक अहमद हाफिज और दीगर बॉडी है और मार्केट एसोसिएशन के वो और घोड़े वाले बाकी सारे जो प्रेसिडेंट्स है सारे बालटल बेस कैंप के, वो एलजी मनोज सिन्हा को खुद होटल स्नोलैंड में मिले हैं और उनको जो भी मुश्किलात है या बाकी सारे ये सारे जो अरेंजमेंट से यात्रा के बारे में करने जा रहे हैं। और इसी का जो कल जो मीटिंग का जायजा भी लिया जाता है और इसमें डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग भी है, डिप्टी कमिश्नर गांधरबल भी है, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर भी है, सारे जो टॉप ऑफिशियल्स है इस मीटिंग में मौजूद थे। और आज रात को एलजी मनोज सिन्हा सोनमर्ग में रुकेंगे और कल वो बाज़ाब्ता तौर पर मॉर्निंग में बालतल बेस में मीटिंग का जायजा लेंगे, उसके बाद ट्रैक का भी जायजा लेंगे और कल पूरा दिन वो बालतल में ही रहेंगे। तो क्या ये मुलाकात जो है वो कल सिर्फ जायजा है या कल भी आला सतही मीटिंग है, या मीटिंग आज हो गई है अब कल सिर्फ ट्रैक का जायजा लिया जाएगा और जहां पर बेस कैंप है वहां तैयारियों का जायजा होगा? देखो आसिफ, ये जो मीटिंग इस टाइम ली गई है ये जो पब्लिक मीटिंग थी जो वहाँ पे सोनमर्ग में पिछले सदियों से माजी में जो सोनमर्ग में जो घोड़े वालों की होती है या ट्रांसपोर्ट्स मीटिंग है या सोनमर्ग की जो मार्केट है या सोनमर्ग के होटलर्स है, ये उनके साथ मीटिंग थी। लेकिन जो कल मीटिंग है वो ऑफिशियल मीटिंग है, वो बालतल बेस कैंप में ली जाएगी जिसमें ऑफिशियल्स खाली शिरकत करेंगे, चाहे बीकन के हो, चाहे आर्मी के हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के। जो इस टाइम मीटिंग है ये पब्लिक रिलेशन मीटिंग है कि लोगों को कोई मुश्किलात तो नहीं है, लोगों की कोई डिमांड थी वहाँ पे, जो वहाँ पे पोनी वाला है, घोड़े वाला है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज है, उसके सबब ये एलजी मनोज सिन्हा आज पहली बार सोनमर्ग में रात को रुके और पहली बार ऐसी मीटिंग दिखने को मिली जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर इस चीज को मद्देनजर रखते कि कोई भी प्रॉब्लम यात्रा में नहीं आनी चाहिए, उनको पूरी तरह से जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो मुहैया रहे और तमाम लोगों का जो साथ है वो भरपूर मिले जैसे माजी में भी रहा है। और वादी कश्मीर के लोगों के बिना इस यात्रा को कंप्लीट कर पाना इंतहाई नामुमकिन है, मुश्किल है। और लोगों की जानिब से जो ताउन, जो सहयोग, जो सपोर्ट मिलता है उसकी भी सताइश होनी चाहिए। तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स अपनी जगह, लेकिन वॉलंटरली भी लोग आगे आते हैं। सोनमर्ग मार्केट एसोसिएशन हो, दीगर जो बॉडीज़ हैं, ताजर अंजुमनों के सरबराहान हैं, उन तमाम लोगों को भी सलाम कि मुश्किल सूरत हाल में भी उनने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब जाकर इन तमाम यात्रियों को एक तो अच्छा महसूस कराया जाए, अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण हो, दूसरा इंतज़ामिया के साथ कंधे से कंधा मिलाया जाए। मुश्किल सूरत हाल जब भी हुई हो तब भी खड़े रहें। अब तो सिचुएशन बहुत हद तक बेहतर है, लेकिन माजी में भी इस यात्रा को कश्मीरी मुसलमानों की वजह से कामयाबी के साथ इख्ताम तक पहुँचाया गया है। आगे बढ़ते हैं। बात शुमाली कश्मीर की। CPIM के रहनुमाओं का एक वफद आज जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में रहा। वफद ने हालिया दिनों उड़ी के अंदर ख़ास तौर से सरहद पार से होने वाली गोलाबारी से मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की ताकि सरहदी इलाकों में आवाम को दरपेश मुश्किलात का मुशाहिदा किया जा सके। सरहदी इलाकों में होने वाली गोलाबारी से दर्जनों अफराद की जानें गई थी, जबकि राजौरी, पुंछ, उड़ी, करना, कुपवाड़ा, टंगधार और आसपास के इलाके मुतासरा इलाकों में सर फहरिस्त थे, जहां दौरों का सिलसिला जारी है। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, पार्टी के सरकर्दा रहनुमा और कुलगाम से रुकन असम्बली आज इस वफद का हिस्सा थे और दीगर कई सरकर्दा रहनुमा जो CPIM की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर रहनुमाई करते हैं, इन तमाम लोगों ने भी मुतासरीन से मुलाकात की और उनका हाल जाना। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि नुकसान जितना हुआ है उसका असल में तखमीना लगना भी बाकी है और मुनासिब मुआवजा फराहम करने के हवाले से मरकज़ी और UT इंतज़ामिया या हुकूमत इक़दामात मज़ीद तेज़ करें। 21 जुलाई से देश की संसद चलेगी, क्योंकि तमाम प्रतिपक्ष ने कहा था कि इस घटनाक्रम को लेकर के पहलगाम में ये आतंकवादी घटना हुई है और उसके बाद जो घटनाक्रम है इस पे देश की संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि देश की संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया गया और न ही इस देश का प्रधानमंत्री, सर्वदलीय 2 दफा बैठक हुई, दोनों में उपस्थित नहीं हुआ और उसके बाद केवल NDA और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग थी। इससे साबित होता है कि ये देश का प्रधानमंत्री नहीं है, केवल RSS का प्रधानमंत्री है, न देश की जनता। लेकिन ये जो अभी एस्केलेशन हुई आपस में 2 ममालिक के बीच में, हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में शेलिंग हुई, उसका असर क्या रहा और कितनी बर्बादी हुई और सरकार जवाबदेह है। सरकार ने क्या किया अभी तक?
और हमें अफसोस हुआ कि सरकार हस्बे दस्तूर वादे करना जानती है, शोर गुल मचाना चाहते हैं, एश्योरेंसेस देना चाहते हैं, लेकिन ग्राउंड पर सुधार की कोई गुंजाइश अभी तक दिखने को नहीं मिली। यहाँ उन लोगों को जिनके छत जल गए, अब कुछ रहने के लिए कुछ न रहा। एक कमरा दिया है 6 फैमिलीज़, 6 अफराद के एक फैमिली को, 7 अफराद के एक फैमिली को, मजाक नहीं तो और क्या है। और ये भी है कि 1,30,000 जिनका पूरा छत, जिनके दरवाजे खिड़कियाँ तबाह बर्बाद हुई, और 1,30,000 में वो कौन सी छत बनाएंगे। ये सरकार जवाबदेह है, जवाब मिलना चाहिए सरकार से। और इसी वजह से हमारा जो ये डेलीगेशन है, हम यहाँ कुछ और ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कहेंगे नहीं, वादे कहेंगे नहीं जिनको निभाया नहीं जा सकता। सिर्फ एक एश्योरेंस देना चाहते हैं कि हम यहाँ आए हैं उड़ी का, टंगदार नहीं गए। टंगदार के लोगों के साथ, पुंछ के लोगों के साथ, और भी LOC पर जो रह रहे हैं, जो इस मुसीबत के शिकार हैं, उनको एश्योरेंस देना चाहते हैं हम आपके ही हिस्से हैं, आप हमारे हिस्से हैं। हम दर्द बांटेंगे, दर्द पर पर्दा नहीं कर लेंगे, दर्द को छुपाएंगे नहीं बड़े बड़े वादों से, बड़े बड़े ऐलानों से, बल्कि दर्द को बांटेंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में दर्द को बांटेंगे। हर जगह पूरे मुल्क के अदालत में ये पेश कर लेंगे कि जो लोग मुल्क की सलामती के लिए वहाँ खड़े हैं सरहदों पर, और उन्हें मुसीबत आ जाए तो मुल्क की जिम्मेदारी होनी चाहिए उनको संभालने की, उनको शेल्टर मुहैया करने की, उनको मावनत करने की। और ये डिमांड भी है हमारे, जहाँ भी हम गए अभी 1-2 जगहों पर, एक कॉमन मुश्तरका डिमांड है। पहली बार शेलिंग से का सामना नहीं करना पड़ा, इससे पहले भी डिमांड करते आए हैं यार शेलिंग होती है, बचाव के लिए हमें बंकर चाहिए। कितने बंकर हैं उड़ी में, इससे ख़राब हालत है टंगदार में और पुंछ में। और अगर आप पुंछ जाएंगे, वहाँ इंसानी जानें भी काफ़ी ज़ाया हुई है, मर गए बेचारे लोग। और इसके अलावा छुपने के लिए, पनाह लेने के लिए जगह नहीं है। क्या ये नेशनल सिक्योरिटी के एक दायरे में आता नहीं है? ये इशू हमारा सवाल है अहले इक़्तिदार से, और पूरे मुल्क के अवाम को बताएंगे। जो अपने अवाम को संभाल नहीं सकते, जिम्मेदारी है उनकी, जो उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, भला वो मुल्क की हिफाजत करने का चर्चा कर लें, दावे कर लें, कुछ ज़्यादा भरोसा नहीं। चलिए, प्रोग्राम के आखिर में आपको दारुल हुकूमत दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त वज़ीर आज़म की मुलाकात उन डेलीगेशंस के साथ हो रही है जो बैरून मुल्क ऑपरेशन सिंदूर के बाद गए थे। असदुद्दीन ओवैसी, आनंद शर्मा, इसके अलावा प्रियंका चतुर्वेदी और गुलाम नबी आज़ाद, दीगर कई अहम शख्सियात वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रहे हैं। और ये उन डेलीगेशंस का हिस्सा थे। सलमान खुर्शीद नज़र आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकर्दा रहनुमा। वज़ीर आज़म के साथ हंसी मजाक भी चल रहा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद इन तमाम लीडरान के साथ ये पहली मुलाकात है। 33 मुख्तलिफ ममालिक में डेलीगेशंस गए, जिनमें शामिल ये सारे लोग थे। सैयद अकबरुद्दीन, फॉर्मर डिप्लोमेट, और उसके बाद ग्रुप फोटोग्राफ भी हुई। शशि थरूर काफ़ी सुर्खियों में रहे अपने बयानात की वजह से। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर से वाहिद रहनुमा थे जो इस प्रोग्राम का हिस्सा थे। और आप सब जानते हैं कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के रहनुमा, जिनमें कांग्रेस भी थी, CPIM थे, DMK थे, तृणमूल कांग्रेस थी, इसके अलावा RJD थी, JDU थी, भारतीय जनता पार्टी थे, समाजवादी पार्टी थे, तमाम पार्टियों के रहनुमा जो बैरून मुल्क डेलीगेशंस का हिस्सा थे। 50 से ज़्यादा लीडरान, 33 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ ममालिक में ये लोग गए और इस दौरे में बताया कि भारत की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वाज़ेह हिकमत अमली है और ऑपरेशन सिंदूर में उन इलाकों को निशाना बनाया गया जहाँ से भारत और भारत की सरजमीन या शहरियों के ख़िलाफ़ साजिशें रची जा रही थी। ये तमाम लोग दौरा मुकम्मल करके आए हैं। इस कामयाब दौरे के बाद वज़ीर आज़म के साथ यह पहली मुलाकात, जहाँ पर तोहफ़े भी तकसीम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म भी इन तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, हौसला अफजाई हो रही है। और इनमें बेशतर वो लोग हैं जो मुल्क की दाखिला और ख़ारजी
जो पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी है, उसका में भी ये माजी में हिस्सा रहे हैं और ये तमाम पॉलिसी मेकर्स रहे, लॉ मेकर्स तो मौजूदा वक्त में भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात हुई है। प्रोग्राम अब तक में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर।